आईसीएसई क्लास 10th के लिए 2025 में जो लिटरेचर का पेपर है, लिटरेचर के पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएम कंसीडर होता है वो है अ कंसिडरेबल स्पेक। और इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो यहाँ पर आप इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यूज 50 एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके आंसर को तो आप देखते चलिए और इसके क्वेश्चंस के आंसर को भी देखिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंसिडरेबल स्पेक इन द पोएम, तो इसमें क्या कंसिडरेबल स्केप है? तो डस्ट नहीं है, मलबा नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि किस तरह से है कि हाउ डज द पोएट फर्स्ट नोटिस द स्पेक। तो जब वो पोएट है तो पोएट का काम ही है लिखना, तो वाइल राइटिंग जब वो लिख रहा होता है तब वो स्पेक को देखता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज द पोएट यूजिंग व्हेन ही नोटिसेस द स्पेक। तो वो पेन को नोटिस करता है और जब वो पेन उसका इंस्ट्रूमेंट होता है उसी समय टाइपराइटर वगैरह का यूज नहीं करता है, क्विल और पेंसिल तो आता नहीं है। ये सारे लिखने के जो मीडियम है उस पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट एक्शन डज द स्पेक टेक दैट सरप्राइजेस द पोएट। व्हाट एक्शन डज द स्पेक टेक दैट सरप्राइजेस द पोएम। पोएम को सरप्राइज करता है वो है इट स्टार्ट्स टू मूव, ये मूव करने लगता है और इसी के आधार पर है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डज व्हाट इमोशन डज द पोएट फील टुवर्ड्स द स्पेक। स्पेक के पास वो कौन सा इमोशन फील करता है? क्यूरियोसिटी का, वो क्यूरियस है तो क्यूरियोसिटी का वो उसको फीलिंग महसूस होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डज द पोएट कंटेम्पलेट अबाउट द स्पेक। स्टेप के बारे में पोएट किस चीज को कंटेम्पलेट कर लेता है, क्या कंटेम्पलेट करता है? तो यहाँ पर देखता है कि पोएट की ब्यूटी तो नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, ओरिजिन भी नहीं है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को देखता है और इसी को वह कंटेम्पलेट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज द पोएट डिसाइड टू डू विथ द स्पेक। इस स्पेक के साथ पोएट करता क्या है? तो वह इसको ऑब्जर्व करता है मोर क्लियरली, ज्यादा ध्यान देता है और इसको देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये स्पेक्स है क्या, किल कैप्चर या फ्लिक नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द इंटेलिजेंस ऑफ द स्पेक। तो स्पेक के इंटेलिजेंस को देख कैसे वो मतलब डिस्क्राइब करता है? एलियंस, इनसिग्निफिकेंट और प्रिमिटिव नहीं, वो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में यह दिखलाता है। फिर व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द पोएम। पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जिसको कि यूज किया गया है? तो ये पर्सनिफिकेशन को यूज किया, मेटाफर भी नहीं है, सिमिली और आयरनी, ये तो तीनों है ही नहीं। तो जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफाई किया गया एस्पेक्ट को। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ लाइफ। लाइफ के कंसेप्ट को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? थ्रू द पोएट ऑब्जर्वेशन, पोएट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर है कि ये करता है और पोएट है जिस तरह से ऑब्जर्व करता है उसी के आधार पर ये एक्सप्लोर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट डज द स्पेक सिंबलाइजेस इन द पोएम। 11 में पोएम में कौन सा सिंबलाइजेस करता है? तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर होगा ये, इसके कॉम्प्लेक्सिटी को दिखलाता है, स्मॉलनेस ऑफ लाइफ, इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन एंड रैंडमनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर ही सबसे बड़ी चीज है जिसको कि वो देखता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ डज द पोएट पर्सपेक्टिव चेंज थ्रू आउट द पोएम। पोएम में पोएट का पर्सपेक्टिव किस तरह से चेंज होता है? तो उसका प्रोस्पेक्टिव अपैथी, शुरू शुरू में वो इंटरेस्ट नहीं लेता एस्पेक्ट को लेकर और वो फिर इंटरेस्ट लेने लगता है, तो अपैथी से इंटरेस्ट की ओर है और वो इस एस्पेक्ट के सिग्निफिकेंस को शो करता है। तो यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ी घटना है एक पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जिंदगी में, और वो इंग्लैंड में जब अपना समय बिता रहा है उस समय यह पोएम को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट लेसन डज द पोएट लर्न फ्रॉम द स्पेक। स्पेक से पोएट कौन सा लेसन को लर्न करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा है स्मॉल थिंग को, रिस्पेक्ट कर रहा है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ है उसको आपको रिस्पेक्ट करना ही सबसे बड़ी बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द स्पेक डिस्क्राइब्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। पोएम के ये क्या डिस्क्राइब होता है? तो ये इनसिग्निफिकेंट डिस्क्राइब होता है। और वो हाउ डज द स्पेक डिस्क्राइब्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, इनसिग्निफिकेंट, इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं दिखलाता है। और ये तीनों तो हो गए ही नहीं, एनवाइंग, इंटरेस्टिंग एंड थ्रेटनिंग का। तो अब 15th है कि कौन सा टोन यूज किया गया है पोएम में। तो यहाँ पर पोएम में यूज किया गया है पूरी तरह से रिफ्लेक्टिव
टोन को, ह्यूमरस मजाक कर नहीं रहा, सार्केस्टिक है नहीं, रोमांटिक्स है नहीं, तो रिफ्लेक्टिव जो टोन है इसी को यूज किया है और ये टोन काफी पावरफुल होता है जब आप किसी के बारे में लिख रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द स्पेक टू? स्पेक को किस चीज से कंपेयर करता है पोएट? अगर आप देखते हैं तो पता चलेगा कि ये ह्यूमन से कंपेयर कर रहा है, स्टार, एंट या मशीन से कर नहीं रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड द स्पेक रिफ्लेक्ट हिज व्यू ऑन लाइफ? वो पोएट का जो एटीट्यूड है एस्पेक्ट के बारे में, टुवर्ड्स एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट हिज व्यू ऑफ लाइफ, उसके लाइफ के बारे में, तो वो कैसे उसको करता है? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये करता है, ये कॉम्प्लेक्स है एंड फैसिनेटिंग है, ये सिंपल और मंडेन भी नहीं है, रैंडम एंड मीनिंगलेस भी नहीं है, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेडिक्टेबल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग है, ये दिखता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज द पोएट पोएट फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द स्पेक? स्पेक को लेकर पोएट का सबसे अंतिम डिसीजन क्या होता है? तो कहता है कि लेट इट बी गो, वो लेट इट बी, इसको जाने दो, और इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व मान लेता है, और उसके बाद वो कहता है कि इसके साथ किसी एलिमिनेट, इग्नोर, डिस्ट्रॉय, इन ये सारी बातें वो नहीं करता है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। फिर आपके पास देख लीजिए, यहाँ पर है 19th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट यूज टू मैग्नीफाई द स्पेक? तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करता है, और ये उसको देखने के लिए, पोएट है, काफी पावरफुल पोएट है, तो वो उसी तरह से यूज कर रहा है। फिर व्हाट डज द पोएट रिएक्शन टू द स्पेक्स इंटेलिजेंस? पोएट सोच रहा है, अपना रिएक्शन देता है स्पेक के इंटेलिजेंस को लेकर, तो स्पेक के इंटेलिजेंस को लेकर वो बताता है कि यह अमेज्ड है, अमेजिंग है, इसलिए इसको अमेजिंग बताता है, इसलिए इसको सरप्राइजिंग बताता है, इसको पावरफुल बताता है, क्योंकि वो ऐसा कभी कल्पना ही नहीं किया था, ये वंडरफुल उसके लिए एक्सपीरियंस रहा है। तो इसके लिए ये तीनों तो उसके लिए है नहीं। 21, हाउ डज द पोएट एंड? पोएम, हाउ डज द पोएम एंड? पोएम कैसे आपका अंत हो रहा है? तो पोएम का जो एंड है वो काफी हद तक एक इंटरेस्टिंग शो करता है कि पोएम किस तरह से एंड हो रहा है। आप इसको देखेंगे कि इसमें वो पोएट रिफ्लेक्ट करता है अबाउ ऑन द स्पेक, और जब पोएट रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑन द स्पेक तो ये काफी उसके लिए इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाते हैं। इसलिए पोएम का एंड पोएट के रिफ्लेक्शन पर है कि कैसे एस्पेक्ट को लेकर, ऑन द स्पेक्ट की एस्पेक्ट कैसे उसके उसके सिचुएशंस के लिए है। अब देख लीजिए कि 22 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट एक्शन रिफ्लेक्ट हिज कैरेक्टर? उसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह उसके क्यूरियोसिटी को शो करता है, पोएट की, पोएट का जो एक्शन है ना वो क्यूरियोसिटी को लेकर शो करता है कि क्या है इसकी क्यूरियोसिटी, ठीक है, तो उसको लेकर है। यहाँ पर 23 है, व्हाट लिटरेरी पीरियड डज द पोएम बिलोंग टू? 23 आपके पास क्वेश्चन है, रोमांस, रोमांटिसिज्म नहीं है, फिर रोमांटिक नहीं है, मॉडर्निस्ट है, या विक्टोरियन है, लिटरेरी पीरियड है। सीधी सी बात है कि विक्टोरियन लिटरेरी पीरियड को आप देखेंगे, सॉरी विक्टोरियन मैंने गलत बोल दिया, मॉडर्निस्ट पोएम पोएम है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा इसके इनके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कि ये यूएसए के रहने वाले थे, फिर ये इंग्लैंड चले गए और फिर इंग्लैंड से वापस यूएसए आए फेमस होने के बाद एक पोएट के रूप में। तो वो जो जब यूएसए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था तब वो इंग्लैंड गए थे, बहुत ही हार्श उनका सिचुएशन था, तो मॉडर्निज्म का था, विक्टोरियन का भी नहीं है, और ये तीनों भी नहीं है आपके पास है जब डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये बताता है कि व्हाट डज द स्पेक मूवमेंट सजेस्ट अबाउट इट्स नेचर? स्पेक का मूवमेंट जो नेचर के बारे में है कि ये अलाइव है, ये पूरी तरह से अलाइव है, जीवित है। और यहाँ पर हाउ डज द पोएट व्यू द स्पेक इन रिलेशन टू हिमसेल्फ? पोएट है किस तरह से स्पेक के व्यू को इन रिलेशन टू हिमसेल्फ ये इस तरह से करता है। तो आप देख लेंगे कि इनका जो है ना ये पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट करता है। जब पोएट पोएट कहता है कि स्पेक का लाइफ और उसके लाइफ में है तो इसका लाइफ, अपना लाइफ इनसिग्निफिकेंट लगता है, और वो इक्वल भी नहीं मानता है, इंफीरियर भी नहीं मानता है, और सुपीरियर भी नहीं मानता, कहता है कि स्पेक ज्यादा पावरफुल है और पोएट का लाइफ खुद ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट डज द स्पेक इंटेलिजेंस रिमाइंड द पोएट ऑफ? तो पोएट यह ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पोएट स्पेक का जो इंटेलिजेंस है रिमाइंड्स द पोएट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। फिर व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेक रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर? पोएट ऑब्जर्व करता है कि स्पेक रिवील कर रहा है उस अपने कैरेक्टर के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अपना एम्पैथी को शो करता है और कुछ नहीं। फिर व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम? प्राइमरी थीम क्या है पोएम का?
तो पोएम का प्राइमरी थीम है कॉम्प्लेक्स और सिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में है वो, और ज़्यादा कुछ करता नहीं है। लाइफ बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और एस्पेक्ट को देख के वो यही कह रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ डज द पोएट टून कंट्रीब्यूट टू द पोएट के थीम को लेकर कैसे पोएट कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये क्यूरियोसिटी को ऐड करता है, इट इवोक्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी को ऐड कर रहा है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डज पोएट इंटरेक्शन विथ द स्पेक सिंबलाइजेज। व्हाट डज पोएट का इंटरेक्शन है जो कि स्पेक के साथ सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पर है कि ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा ये दिखलाता है, कहता है कि नेचर अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ है ना, तो उसमें उसके बारे में है कि नेचर का कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसको काफ़ी हद तक दिखलाया है। 31 है कि आप देख लेंगे, ये बताता है कि हाउ डज द पोएट फील अबाउट द स्पेक इंटेलिजेंस। स्पेक के इंटेलिजेंस के बारे में है कि स्पेक का इंटेलिजेंस क्या है। तो स्पेक का इंटेलिजेंस आप देखेंगे कि ये कंफ्यूज नहीं है, ये एडमायरिंग है, और एडमायरिंग पूरी तरह से है। फिर 32 है, व्हाट डज द पोएट कंसीडर डूइंग विथ द स्पेक। स्पेक के साथ पोएट क्या कंसीडर करता है कि वो क्या करेगा। पोएट बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचता है, लेकिन हाँ ये स्टडी करता है और वो स्टडी करके वो समझने की कोशिश करता है। व्हाट डज द पोएट कंसीडर डूइंग विथ द स्पेक, स्पेक के साथ वो स्टडी करता है। 23 33 है कि हाउ डज द पोएट अल्टीमेटली ट्रीट द स्पेक, स्पेक को किस तरह से ट्रीट करता है। तो वो क्यूरियोसिटी के साथ ट्रीट करता है, फियर भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, इंडिफरेंस भी नहीं है, ये तीनों क्यूरियोसिटी है वो पोएट के पास। तो ये चीज को हमेशा याद रखना है। हाउ डज द पोएट ट्रीटमेंट ऑफ स्पेक सजेस्ट अबाउट द वर्ल्ड व्यू। पोएट का जो ट्रीटमेंट है स्पेक के बारे में सजेस्ट करता है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, उसका दुनिया का उसके प्रति उसका नजरिया क्या है। तो ये कह रहा है कि वो वैल्यूज करता है ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, की सारे लाइफ हैं, कुछ नेचर्स कॉम्प्लेक्सिटी और नेचर के लाइफ के बारे में यहाँ पर ये दिखलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आप देखेंगे कि कौन सा लिटरली ड्राइव डिवाइस है जो यूज किया गया है इस कोई एस्पेक्ट्स के मूवमेंट को लेकर। एस्पेक्ट के मूवमेंट को लेकर पर्सनिफिकेशन या एस्पेक्ट को ही पर्सनिफाई किया गया है। तो बाकी मेटाफोर सिमिली तो कंपैरिजन है, और आयरनी मतलब कि सार्केस्टिक है, और बहुत जबरदस्त सार्केस्टिक को आयरनी कहते हैं, तो होगा नहीं तो पर्सनिफिकेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ डज द पोएट एक्शन एट द एंड ऑफ द पोएम सिग्निफाई। पोएट का एक्शन किस तरह से पोएम के एंड में उसको दिखलाता है। तो आप इसको देखते हैं तो पता चल जाएगा कि पोएट इसको क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा है, और पोएट हमेशा से इसको लेकर काफी हद तक अपने आप को इस तरह से बनाए रख रहा है कि वो समझता है कि जिस तरह से इसमें क्यूरियोसिटी भी है, लेकिन ये रिजेक्ट नहीं कर रहा है, इनडिफरेंस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कि पोएट का एक्शन एंड में पोएम को किस तरह से सिग्निफाई करता है। एट द एंड, एंड में पोएम के जो महत्व है उसको दिखलाई। तो ये एक्सेप्टेंस का भाव है, यहाँ पर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी। क्यूरियोसिटी तो इन द बिगिनिंग है, जब शुरुआत हो रही थी ना तो उसमें था। तो ये एक्सेप्टेंस का भाव है। फिर हाउ डज द पोएट कंटेम्पलेट द स्पेक इम्पैक्ट हिज व्यू ऑफ लाइफ। उसके व्यू ऑफ लाइफ के बारे में पोएट किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये उसको अप्रिसिएट करता है स्मॉल डिटेल्स, बड़ी बड़ी डिटेल्स को, इट मेक्स हिम अप्रिसिएट स्मॉल डिटेल्स, सारे डिटेल को ये अप्रिशिएट कर रहा है। तो इसी तरह से पोएट का कंटेम्पलेशन होता है द स्पेक्स इम्पैक्ट ऑन हिज व्यू ऑफ लाइफ, उसके लाइफ के बारे में जो उसका व्यू है उसको लेकर है पूरी तरह से कि ये अप्रिशिएट कर रहा है। फिर हाउ इज द स्पेक इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्ड। स्पेक इंटेलिजेंस को ह्यूमन लाइक डिस्क्राइब करता है कि वो ह्यूमन की तरह है, कोई स्पेक को कंसीडर ही किया है ह्यूमन से, तो ह्यूमन लाइफ की तरह उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर 39 है, व्हाट मैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे अबाउट द लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी, कि लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर कौन सा मैसेज है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वे स्मॉलेस्ट बीइंग में रहते हैं, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी स्मॉलेस्ट बीइंग में भी है, छोटे छोटे जीव जंतुओं में भी है। पोएट काफी सेंसिबिलिटी के साथ करता है। हाउ डज द पोएट फाइनल एक्शन टुवर्ड द स्पेक रिफ्लेक्ट हिज एटीट्यूड। पोएट का जो फाइनल एक्शन है किस तरह से उसको बताता है कि क्या है सो। तो पोएट का फाइनल एक्शन टुवर्ड द स्पेक रिफ्लेक्ट्स उसका कि वो ज्यादा वो
इनडिफरेंस मतलब न तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है अंत में, न तो बहुत ज़्यादा लव शो कर रहा है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर इन द एंड अगर इन द एंड में उसका एटीट्यूड रहता तो एक्सेप्टेंस का होता, लेकिन पोएट का फाइनल एक्शन पूछ रहा है। अगर यहीं पर पोएट का फाइनल व्यू पूछता, देख लीजिए एंड में अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि एंड में पोयम सिग्निफाई क्या कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस को। पोयम खुद सिग्निफाई कर रहा है कि एस्पेक्ट्स है हमारे जिंदगी में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया। देख लीजिए एक क्वेश्चन है कि पोएट का फाइनल एक्शन क्या है, ध्यान रखना है। तो पोएट का फाइनल एक्शन है कि वो इनडिफरेंट है, वो ना तो ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना तो ज्यादा वो क्यूरियस है। शुरुआत में वो क्यूरियस होता है, पूरा पोयम एक्सेप्टेंस पर आधारित है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस लिखेंगे तो पोयम के लिए हो जाएगा, क्यूरियोसिटी लिखेंगे तो इन द बिगिनिंग हो जाएगा। और जैसे ही आप पोएट का फाइनल एक्शन पूछेंगे तो इनडिफरेंट हो जाएगा। वो रिजेक्शन तो है नहीं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे 41 का कि व्हाट इज द पोएट रिएक्शन व्हेन द स्पेक मूवमेंट। तो स्पेक जब मूवमेंट कर रहा है तो कहता पोएट अच्छा ठीक है, इनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नफरत में नहीं कर रहा, इंटरेस्ट में नहीं कर रहा, एनवायरमेंट में नहीं कर रहा। फिर है व्हाट डज द पोएट यूज टू ऑब्जर्व द स्पेक। स्पेक के लिए कौन सा वो मशीन या कौन सा टूल को यूज करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास ऊपर वाला भी एक ऐसा क्वेश्चन था। फिर व्हाट इज द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पेक एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। तो बिगिनिंग ऑफ द पोएम जब शुरुआत था तो शुरुआत में पोएट का एटीट्यूड था। पोएट ने कुछ बहुत ज्यादा उसमें यहाँ पर अभी मैंने देखिए मैंने बताया है यहाँ पर कि इन द बिगिनिंग उस क्यूरियोसिटी को शो कर रहा था, लेकिन जब क्यूरियोसिटी तो शुरुआत में और अंत में वो उस पर पोएट का फाइनल एक्शन वो जब दिखलाता है तो वो साफ साफ कहता है कि शुरुआत में जब वो एकदम बिगिनिंग में एकदम एग्जैक्ट बिगिनिंग में वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका जैसे फर्स्ट 2 लाइन है उसमें उसका फर्स्ट 2 लाइन में यहाँ पर अगर क्वेश्चन है फर्स्ट 2 लाइन को लेकर पोएट का एटीट्यूड क्या है तो इनडिफरेंस होगा। अगर फर्स्ट 5 लाइन में आ जाएगा तो क्यूरियोसिटी हो जाएगा। तो एक याद रखना है कि ये दोनों क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर कह रहा है एज अ होल कहेगा कि शुरुआत में भी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, अंत में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, लेकिन बीच में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ तब तो पूरा पोएम को लिखा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लॉजिकली सही है, याद रखने हैं, लेकिन इन दोनों में अगर बहुत ज्यादा आपको करना है तो बी बेस्ट हो जाएगा, याद रखना है। अब What emotion does poet feel toward the spec at the end of the poem? पोएम के एंड में पोएट है कौन सा है? तो ये आपको रिस्पेक्ट फील करता है। और 45 है कि हाउ डज द स्पेक इंटेलिजेंस अफेक्ट द पोएट का एक्शन। पोएट के एक्शन के लिए क्या कहता है स्पेक का इंटेलिजेंस, ये जैसा ध्यान देने वाली बात है। और वो और जब ये आप देखेंगे तो ये कहता है कि वो कहता है कि इसको स्टडी किया जाना चाहिए। फिर 46 है हाउ डज द पोएट परसीव द स्पेक्स इंटेलिजेंस। स्पेक के इंटेलिजेंस को कैसे परसीव करता है, इसके बारे में जरा सा ध्यान देने की जरूरत है कि एज अ ह्यूमन लाइफ के तरह ह्यूमन लाइफ की तरह या ह्यूमन लाइफ की तरह वो बिहेवियर करना चाहता है। फिर 47 है व्हाट लिटरेरी पीरियड डज द पोएट बिलोंग। तो ये मॉडर्निस्ट है पोएम है, पोएट है ये, इसमें कभी भी ये पोएम या पोएट दोनों मॉडर्निस्ट हैं और किसी का नहीं आएगा। हाउ डज द पोएट एक्शन एट द एंड रिफ्लेक्ट हिज कैरेक्टर। पोएट का जो ये है कि ये उसके आप देखिए ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उसके इनडिफरेंस को, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उसके क्यूरियोसिटी को। तो वो पोएट का एक्शन पूछ रहा है। अभी देखिए इसी तरह का क्वेश्चन बताया था हमने कि पोएट फील एट द एंड ऑफ द, तो वो रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर हम आप अभी देखते हैं कि ये देखिए पोएट का फाइनल है तो वो यहाँ पर जो इनडिफरेंट था, तो यहाँ पर वो पूरी तरह से वो यहाँ पर इनडिफरेंट ही शो करेगा। वो बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट वो क्यूरियोसिटी अंत में नहीं शो करता है, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी आता है इन द बिगिनिंग पहले 5 लाइन में, फर्स्ट 5 लाइन्स में, और उसके बाद ये है इनडिफरेंस। वो कह देता है कि ठीक है इसको रिस्पेक्ट करता है, ऑनर करता है, तो ये उस अर्थ में होगा। फिर ये जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है ये किसके बीच में, मैन वर्सेज सेल्फ, और आदमी और उसके सेल्फ के बीच की ये लड़ाई है, एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आप लेसन ले सकते हैं कि क्या कौन सा लेसन पोएट एस्पेक्ट से लेते हैं। टू अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स, कि आप छोटे छोटे चीज़ों का अप्रिशिएट करें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।